अच्छा बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में पानी कैसे आता है, तो ये तो आप जानते हैं कि पानी नल से आता है, टोंटी से आता है। आप कुछ कहेंगे मैडम हैंड पंप से आता है। तो बच्चों, नल या टोटी ये पानी के या जल के स्रोत नहीं हैं। हमारे घर में पानी कहाँ से, मुख्यतः कहाँ से आता है? वो आता है किसी नदी या तालाब का पानी, उसे पंप के द्वारा खींचा जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है और फिर पाइपलाइंस के द्वारा वो हमारे घरों तक आता है। और फिर जब हम टोटी को खोलते हैं, नल को खोलते हैं, तो पानी हमारे घर में आता है। तो बच्चों, टोटी और वह नल वो पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि वह नदी या तालाब है जो कि जहाँ से पानी आ रहा है, वो जल के स्रोत हैं। तो बच्चों, नदी, तालाब, समुद्र, कुआं, ये सब जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके अलावा भूमिगत जल जो कि भूमि के अंदर होता है, तो ये सभी जो है जल के स्रोत हैं। तो बच्चों, ये बताइए कि पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नदियां हैं? समुद्र है? बिल्कुल सही बच्चों, समुद्र। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो हम कहते हैं कि बहुत सारा पानी है, तो सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? वो समुद्र में पाया जाता है। बहुत सारा पानी समुद्र में पाया जाता है, परंतु बच्चों, उस पानी में बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। यहाँ तक कि उसमें बहुत सारा नमक होता है। ये तो आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो वह खारा पानी ना तो पीने योग्य है और ना ही उसे हम सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है तो समुद्र, परंतु इस जल को हम प्रयोग में नहीं ला सकते। उसके अलावा बच्चों, जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर जल बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जल कोहरा और बादल और जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का जल स्वादहीन होता है और बहुत शुद्ध भी होता है, परंतु कुछ स्थानों पर जहाँ वायु प्रदूषण बहुत होता है, तो वहाँ पर वर्षा में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल यानी एसिड्स उसमें मिल जाते हैं। तो जब एसिड मिल जाएंगे तो क्या वह पानी शुद्ध रहेगा? नहीं, वो पानी कैसा हो जाएगा? अशुद्ध पानी हो जाएगा। और क्योंकि उसमें अम्ल मिले हैं, तो उसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन बोलते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है। और बहुत सारा जो जल वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पे गिरता है, उसमें कुछ प्रतिशत जल वो ज़मीन में, धरती में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्षा, यहाँ पर ये बहुत सारी ज़मीन में देखिए परतें होती हैं। किस किस की परतें होती हैं? पत्थर, बालू की परतें। तो इन परतों से होता हुआ जब पानी छनता हुआ नीचे पहुँचता है, तो यहाँ पर वो पत्थरों, जो चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो चट्टानों पर जब पानी इकट्ठा होता है, वहाँ खनिज लवण भी उसमें घुल जाते हैं और यह पानी पीने योग्य होता है। अब बच्चों, हम बात करते हैं जल की। तो देखिए बच्चों, ये एक ग्लास है, इसमें जल है, पानी है। तो ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। इसका रंग कैसा है? रंगहीन है ये। तो जल रंगहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, जल स्वादहीन होता है, और जल गंधहीन होता है। यानी कि ना इसका रंग होता है, ना स्वाद होता है और ना ही गंध होता है। परंतु बच्चों, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो पानी कुछ और स्वाद होता है,
जब आप अपने नाना नानी या दादा दादी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी का स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जल स्वादहीन होता है, जल में तो कोई स्वाद ही नहीं होता। तो वो जो थोड़ा बहुत स्वाद में अंतर आता है उसका मुख्य कारण है उसमें घुले हुए खनिज लवण। यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता, परंतु क्योंकि जल में कुछ खनिज लवण घुले हुए होते हैं तो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खनिज लवण बदल जाते हैं, इसलिए हमें पानी के स्वाद में थोड़ा सा अंतर महसूस होता है। हमारे घर का पानी थोड़ा अलग होता है, दादा दादी के यहाँ नाना नानी के यहाँ स्वाद में बदलाव हो जाता है और उसका कारण है खनिज लवण। यानी कि जो हमें पानी में थोड़ा बहुत स्वाद पता चलता है वो खनिज लवण के घुले होने के कारण होता है। तो हमने अब जो भौतिक गुण हैं जल के, हम वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुण हैं जैसे रंग और गंध। तो ये तो हमने जाना कि पानी का ना तो कोई रंग होता है ना ही गंध होती है, यानी स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती पानी की। फिर हम स्वाद की बात करते हैं तो पानी शुद्ध जल स्वादहीन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अवस्था की। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। जल 3 तरह से हमें उपलब्ध होता है। जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यानी सामान्य उसमें जल द्रव के रूप में पाया जाता है। ये द्रव देखिए, ये लिक्विड के रूप में है, द्रव के रूप में है। अब यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो गैस की अवस्था में पहुंच जाता है। और पानी को यदि हम फ्रिज में रख दें, ठंडा कर दें, तो वो बर्फ़ में बदल जाता है, यानी ठोस में बदल जाता है। तो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हिमांक तथा गलनांक। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पे वह उबलता है। फिर कुचालकता की यदि हम बात करें तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। और विलयता की बात करें, विलयता का मतलब होता है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि जल में अधिकांश पदार्थ जल में घुल जाते हैं। जैसे कि जल में हम चीनी को घोलते हैं तो हमारा शरबत तैयार हो जाता है, नमक घोलते हैं तो नमकीन हो जाता है। तो यानी ठोस जल में हमने ठोस को पदार्थ को घोला तो वो उसमें घुल गया। उसी प्रकार से यदि जल में हम दूध को मिला दें तो वो बहुत अच्छे से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यानी कि द्रव भी उसके अंदर घुल जाता है। उसी प्रकार से गैस की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं, श्वसन तो वो लोग भी करते हैं। कहाँ से करते हैं? वो ऑक्सीजन कहाँ से उन्हें मिलता है? क्योंकि उस जल में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। और उसी जैसे मछली है, मछली जल में रहती है पर वो श्वसन कैसे करती है? तो वो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, घुला हुआ होता है, उसी से वह श्वसन की क्रिया करती है। तो यानी कि आपने देखा कि जल में ठोस, द्रव, गैस ये सभी घोल बनाते हैं। इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम बच्चों हिमांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक, इन तीनों को समझते हैं कि ये हिमांक, गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिमांक। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ऊष्मा का परित्याग करके, यानी ऊष्मा को पूरी तरह से वह छोड़ देता है, उसका परित्याग करके ठोस में बदल जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे द्रव का हिमांक कहते हैं, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है।
जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे गलनांक की, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक क्या होता है? ये वह निश्चित ताप है जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, ऊष्मा को अपने अंदर ले लेता है और वह द्रव में बदल जाता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। और पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर द्रव के भीतर, ये द्रव के भीतर वाष्प दाब, द्रव अपना दाब लगाता है और वायुमंडल से एक दाब और, तो ऐसे तापमान पर जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प का जो द्रव का दाब है वो दोनों बराबर होते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि सूर्य की गर्मी के कारण बहुत जितना भी पृथ्वी पर पानी होता है, समुद्र में, नदियों में, तालाब में, झरनों में, वो भाप बन के गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण जितना भी ये पृथ्वी के सतह पर पानी होता है वह भाप बनकर ऊपर उठता है। तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधों पर भी अतिरिक्त पानी होता है, वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आप सोचेंगे पेड़ पौधों में अतिरिक्त पानी कहाँ से आया? तो बच्चों, अभी हमने बात की थी कि जड़ें पानी को प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक पहुँचाती हैं। तो जो पानी प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल हो जाता है, उसके अलावा जो पानी बचता है वो अतिरिक्त पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। अब ये वाष्पन के द्वारा, चाहे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जो भी पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा तो वायुमंडल में यहाँ का जो ताप होता है वो कम होता है। तो इसलिए भाप किस में बदल जाती है? वापस जल में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तब बादलों का निर्माण होता है और उसे हम कहते हैं संघनन। तो संघनन क्या है? जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तित होना, उसे हम संघनन कहते हैं। तो जब बादल बन गए और बादल में जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो वह वर्षा के रूप में दोबारा नीचे आ जाता है। तो ये बच्चों देखिए एक चक्र है, एक साइकिल है। यहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा, उसके बाद बादल बने, बादल वर्षा के रूप में फिर से नीचे आए। तो ये पूरे चक्र को हम जल चक्र कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाष्पन और संघनन को आपने समझा।